रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल मल्टीपल मीडियम। ये मीडियम नंबर 1 है। ये मीडियम नंबर 2 है। ये मीडियम नंबर 3 है। जैसे एक ऐसा गिलास लिया गया, मेड बाय ग्लास, एक ऐसा कप लिया गया कांच का बना हुआ जिसका बेस काफी मोटा है। इट इज ग्लास। ओके, इसमें पानी भर जाएगा जरा सा। वाटर, और इट इज एयर। तो एयर टू वाटर, वाटर टू ग्लास, एंड देन अगेन एयर। और सारे इंटरफेसेस पैरेलल हॉरिजॉन्टल। इसकी स्टडी करनी। और आप पिछली वीडियो में ये देख चुके हो कि अगर वो एयर से एयर में ही आता है पैरेलल सरफेस के थ्रू, तो अल्टीमेट क्या होगा, तो पहली वाली के ही पैरेलल हो जाता है। पैरेलल सरफेसेस लाइट को बेंड नहीं कर सकते, लैटरली डिस्प्लेस कर सकते। ये तो क्लियर है ना ये पॉइंट। ग्लास स्लैब का काम बेंड करना नहीं होता। और एयर से अल्टीमेट एयर में आ जाती है, तो ग्लास स्लैब का फंक्शन होगा लैटरली डिस्प्लेस करना, थोड़ा हटा के चलाएगा, बेंड नहीं करेगा। इतना क्लियर है ना कॉन्सेप्ट। तो एयर अगर 1 है तो 1 2 3 अगेन 1, 1 2 3 अगेन 1। क्लियर। और ये बात क्लियर हो चुकी है कि जो रे एयर में जा रही हो और अल्टीमेट एयर में आ जाएगी दोबारा, तो इसी के पैरेलल वो हो जाएगी। क्योंकि पैरेलल सरफेसेस सिर्फ लैटरली डिस्प्लेस करेंगे, बैंड नहीं करेंगे। तो यहाँ का नॉर्मल है ये, तो सीधी ना जाके थोड़ी बैंड हो जाएगी। ये इसका सीधा पाथ था। मीडियम चेंज ना होता तो ये इसका पाथ था। तो थोड़ी क्या हो जाएगी, रेयर से डेंसर में जाएगी, तो क्या होता है, टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाएगी। वेरी या अब और ज्यादा डेंसर में जा रही है, अब क्या होगा, और ज्यादा डेंसर में आ रही है, मोर बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, और नॉर्मल तरफ बैंड हो। और एयर में आते हैं उसी के पैरेलल हो जाएगी, इसी के पैरेलल अवे भी हो जाएगी, उसके पैरेलल हो जाएगी। इतना लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई होगा ना। जी सर। यही आपने इससे पहले वाली वीडियो में प्रूफ किया था। इसको आप कह दीजिए R1, तो ये भी होगा R1, अल्टरनेट एंगल्स। और इसमें आके ये और बैंड हो जाएगा, तो R2 मान लीजिए, तो ये भी R2 हो जाएगा। इधर बैंड हो जाने से R1 I से छोटा हो गया और R2 और छोटा हो गया, क्योंकि और बैंड हो गया। क्लियर। इन सब बातों के बारे में वीडियो में समझाया भी गया है और लिखवाया भी गया है। नोट्स आपके वैसे बहुत अच्छे बन रहे हैं।
इसके बाद और अच्छे नोट्स करेंगे। इस पॉइंट को अगर आप P कहते हो, इसको Q, इसको R, तो स्नेल्स लॉ यानी कि सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में तीनों पॉइंट पर अब लॉ लगा दीजिए। स्नेल्स, अगर P की बात करूं, P पे तो साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू 1 म्यू 2। I कितना है? I है, और R की जगह कितना है? R1। ओके, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें से इसमें आएगा तो इसका होगा म्यू 2 का वर्ग रेस्पेक्ट में। ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है? ठीक है। क्यू की बात करें, साइन I अपॉन साइन R। I कितना है? R1, और R कितना हो जाएगा? R2। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सेकंड से थर्ड में गया, तो थर्ड का क्या लाएगा? विद रिस्पेक्ट टू 2। समझ में आया? और इसी तरीके से R साइन I अपॉन साइन R। I कितना है? R2, और R की वैल्यू दोबारा I बन जाए, और फ्रेंड इंडेक्स ऑफ 1 जिसमें चली गई उसका होगा विद रिस्पेक्ट टू 3। ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हुए अच्छी तरीके से? ठीक है, बहुत अच्छी बात। इन तीनों की इंटू करो, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई ध्यान दें, साइन I अपॉन साइन R1 मल्टीप्लाई साइन R1 अपॉन साइन R2 मल्टीप्लाई साइन R2 अपॉन साइन I। ओके, उस साइड इज इक्वल टू 1 म्यू 2 मल्टीप्लाई 2 म्यू 3 मल्टीप्लाई 3 म्यू 1। ओके, सॉल्व करें। साइन I से साइन I कैंसिल, साइन R1 से साइन R1, साइन R2 साइन R2। क्या रिजल्ट आया सामने? 1, और वहां 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 3 इंटू 3 म्यू 1। सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट की तरफ आगे बढ़े। मैं डायग्राम की जरूरत नहीं समझ रहा हूं। इसको सेपरेट करें। 2 म्यू 3 इज इक्वल टू, इन दोनों को नीचे ले आओ, इसको 1 अपॉन 1 म्यू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 म्यू 1। टू म्यू 3 इसको पढ़ ले लो, तो रेसिप्रोकल करोगे तो 3 1 का 1 3 हो जाएगा, और इस ऐसे रहने 1 म्यू 2। अब तो साधारण से दिखाई दे रहा फिलहाल, अब ये साधारण दिखाई दे रहा। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट अब आपके हाथ में आ रहा है। और अलग से इसलिए बता रहा हूं कि वीडियो में बात हो जाती है, समझ जाते हैं, पर आवश्यक हो गया इसको बताना, अति आवश्यक। ध्यान दें, अगर 1 तो होता एयर, जैसे मैंने मोटा कहां से गिलास लिया था, 2 होता वाटर,
और 3 होता गिलास। तो 2 क्या था? वाटर। और 3 क्या है? गिलास। 1 क्या है? एयर। 2 क्या है? वाटर। और 3 क्या है? गिलास। सब कुछ हवा में बना हुआ है। हमारी सारी फैक्ट्रियां हवा में हैं। पानी के अंदर कोई फैक्ट्री नहीं है कि गिलास बनाएगी या पानी बनाएगी या लिक्विड बनाएगी। हमारे पास वाटर है, लिक्विड है, गिलास है। इन सबके रिफ्रेक्टेड इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर ही तो होंगे या वैक्यूम होंगे। हर चीज के आसपास तो हवा ही है ना। अगर एक कांच के एक वेसल में कोई लिक्विड आ गया, ये लिक्विड है और कहा जा रहा है इसका 3/2 है रिफ्रेक्टेड इंडेक्स, तो सीधी सी बात है एयर के रिस्पेक्ट में ये जो लिक्विड है इसका एयर के रिस्पेक्ट में इस लिक्विड का 3/2 है। भाई है तो लिक्विड का ये रिफ्रेक्टेड इंडेक्स, पर किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में ऑब्वियसली। ठीक है, तो देखिए क्या क्या रिजल्ट निकला। क्या रिजल्ट निकला यहाँ पे? अगर हमें वाटर के रिस्पेक्ट में गिलास का चाहिए, है गिलास का ही, हमें गिलास का ही निकालना है, पर वाटर के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो क्या करोगे आप? जिसका रिफ्रेक्टेड इंडेक्स निकालना है उसका ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसका नीचे, और दोनों के दोनों एयर के रिस्पेक्ट में। आई बात समझ? जिसका निकालना है ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना उसका इंडिविजुअल नीचे। जैसे अच्छे प्रकार से सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जो इस समय जो क्षण चल रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक तरह का वाटर है, इसका रिफ्रेक्टेड इंडेक्स है वाटर का 4/3, ऑब्वियसली एयर के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, yes. ये गिलास है, गिलास का रिफ्रेक्टेड इंडेक्स 3/2, ऑब्वियसली एयर के रिस्पेक्ट में होगा। जी सर। अब हमने इसको इसके अंदर डुबो दिया, ये वाटर हो गया गिलास, अब रे इसमें से इसमें जाएगी ना, अब बैंड हो जाएगी। इससे तो डेंसिटी हुआ ना, तो साइन आई अपॉन साइन आर जो होगा वो इसका इंडेक्स होगा इसके रिस्पेक्ट में। हमें चाहिए रिफ्रेक्टेड इंडेक्स गिलास का वाटर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वाटर से गिलास में रे आ रही है। तो क्या पढ़ा आपने? रिफ्रेक्टेड इंडेक्स ऑफ जिसका है निकालना है ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है नीचे, और दोनों ही एयर के रिस्पेक्ट। आया सुनो? बस गिलास का दे रखा है 3/2 और अपॉन में वाटर का दे रखा 4/3 9/8। वाटर के रिस्पेक्ट में गिलास का 9/8 लेके काम चलेगा। ठीक है जी सर। तो एक पॉइंट तो ये होती है। आज की वीडियो में 2 ही पॉइंट हैं बस। पहला पॉइंट ये कि अगर एक सब्सटेंस का रिफ्रेक्टेड इंडेक्स दूसरे सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो जिसका निकालना है उसका ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसका नीचे, डिनोमिनेटर, और दोनों की दोनों एयर के रिस्पेक्ट। ये चीज प्रूफ भी होगी और आपके समझ में आ जानी चाहिए, प्लस वीडियो देख के और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो सेटिस्फाइड हो यहां तक?
ठीक है, आइए लास्ट पॉइंट की तरफ और चलते हैं, उसके बाद आप वीडियो से नोट्स बना लें। ये एक सरफेस है, मैं 3 स्थिति बना रहा हूँ बस। इसके नीचे डेंसर मीडियम है, इसमें डेंसर है, एविडेंस है। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है। अब रे इंसिडेंट होगी और रे जो है डेंसर मीडियम में जाएगी, यहां से जाएगी। पहले कम एंगल बनाते हुए फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे और फिर काफी ज्यादा बढ़ा देंगे। रे डेंसर से रेयर में निकलने की कोशिश करिए, ध्यान देना अच्छी तरह से। क्या ये रे जब रेयर में पहुंच जाएगी तो सीधी जाएगी या बैंड हो जाएगी? डेंसर से रेयर में जाने पर सीधी चली जाएगी या बैंड हो जाएगी? सीधी चल जाएगी। डेंसर से रेयर में जाएगी तो मीडियम चेंज होने पर अगर रेयर से डेंसर में जाती है तो कैसी बैंड होती है? बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल। और अगर रेयर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही हो, अवे फ्रॉम नॉर्मल, थोड़ा ढीला पड़ रहे हो पढ़ाई में, सीधी ना जाके अवे। ये एंगल छोटा रहेगा और ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस एंगल जैसे जैसे बड़ा करते रहोगे ये बड़ा होता चल जाएगा। एक बार क्या विशेष स्थिति आएगी कि बड़ा होते होते इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो ये खास एंगल होगा, इस एंगल को बोलेंगे हम क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल फॉर दीज टू मीडिया। दो मीडिया का क्रिटिकल एंगल किसे कहेंगे? डेंसर मीडियम में वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिससे रेयर में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूरा 90 हो जाए, उसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल ऑफ दोज टू मीडिया। अगर डेंसर से रेयर में जारी हो तो डेंसर मीडियम में वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिससे रेयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूरा 90 हो जाए इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल ऑफ दोज टू मीडिया। समझ में आया असली कॉन्सेप्ट? ठीक है। और इस समय जो एंगल है थीटा क्रिटिकल एंगल से छोटा, और ध्यान देंगे अगर इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दोगे ये थीटा जो है क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा, तो ये भी 90 से ज्यादा हो जाएगा। 90 हो जाता ना यहाँ तक, अब बहुत ज्यादा होगा तो इसमें लौट जाएगा और एक मिरर की तरह काम करेगा। ये फेनोमेनन कहलाएगी, अगर डेंसर से गया तो डेंसर में लौट गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। डेंसर से रेयर में जाते हुए अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में
क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए तो वो रे टोटली रिफ्लेक्ट होके उसी डेंसर मीडियम में लौट जाता है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्स। समझ आ गया? अब ये वीडियो आपके धड़ाक से समझ में आएगी। नोट जैसे बना रहे हो ऐसे बनाने हैं। कोई क्वेरी है अब तक उन नोट्स में? ठीक है, इस वीडियो को तसल्ली बख्श देख के सारा मैंने ऑर्डर बताया तुम्हें यहाँ पे। अब बेहतरीन नोट्स इसके बाद, ठीक है? ओके, कुछ और बात करनी है? ठीक है, ओके, गुड नाइट। Thank you, sir. Good night, sir. गुड नाइट।